जय हिंद। वेलकम टू एग्जाम ट्रिक यूट्यूब चैनल। मैं कपिल त्यागी। आज का टॉपिक एक ऐसी महान हस्ती के लिए है जिनके विषय में बात करना मानो सूर्य को दीपक दिखाने जैसा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की। भारत का बच्चा बच्चा अंबेडकर जी को जानता है, या ये कहें कि भारत ही नहीं विदेशी धरती पर भी ऐसा कोई महान ज्ञानी नहीं होगा जो बाबा साहब को नहीं जानता हो। भारत से लेकर विदेशों तक बाबा साहब की धूम मची हुई है। भारत में ऐसा कोई दिन नहीं है जिसमें राजनीतिक गलियारे से लेकर आम जन के लिए बाबा साहब का नाम चर्चा में न रहता हो। तो आज के इस टॉपिक में हम बाबा साहब से जुड़ी हुई सभी सुनी और अनसुनी बातों पर आपसे चर्चा करेंगे। बाबा साहब का पूरा नाम भीमराव रामजी अंबेडकर है। इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 में मध्य प्रदेश के मऊ में हुआ। आज मऊ का नाम अंबेडकर नगर रखा गया है। इनके पिता रामजी मोलाजी सकपाल और माता का नाम भीमाबाई सकपाल है। इनकी पत्नी का नाम सविता अंबेडकर और बेटे का नाम यशवंत भीमराव अंबेडकर है। केवल 65 वर्ष की आयु में ये भारत का लाल 6 दिसंबर 1956 को सभी देशवासियों को छोड़कर इस दुनिया से विदा हो गए। शुरुआती स्कूली शिक्षा में ही बाबा साहब ने जातिगत भेदभाव को झेला है। अपनी कक्षा में दूसरे विद्यार्थियों से अलग बाबा साहब को अलग दूसरे किनारे पर बैठा जाता था, क्योंकि बाबा साहब एक छोटी जाति से ताल्लुक रखते थे। लेकिन इन सभी भेदभाव को नजरअंदाज करते हुए या उन सभी का डटकर मुकाबला करते हुए बाबा साहब ने अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की। और मेरा मानना यह है कि आज तक भारत में जितने भी राजनीतिज्ञ हुए हैं, उनमें आज तक बाबा साहब के जितना कोई भी राजनीतिज्ञ इतना पढ़ा लिखा नहीं है जितनी डिग्री बाबा साहब के पास थी। और ये तब की बात है जब बाबा साहब ने अपनी एजुकेशन स्कूली शिक्षा में सबसे अधिक भेदभाव को झेला है। इन्होंने अपनी हाई स्कूल मुंबई के एल्फिंटस से पूरी की। मुंबई विश्वविद्यालय से बीए पास किया। उसके बाद कोलंबिया यूनिवर्सिटी से एमए, पीएचडी, एलएलडी की डिग्री प्राप्त की। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से इकोनॉमिक्स की डिग्री प्राप्त की। ग्रेज इन कॉलेज से यानी लंदन के ग्रेस इन से इन्होंने लॉ किया, कानून की डिग्री प्राप्त की। कुल मिलाकर इनके पास टोटल 32 डिग्रियां थी। जैसा मैंने बताया है कि जितने भी भारत में आज तक नेता हैं, कोई भी नेता आज तक इतना पढ़ा लिखा नहीं है जितना बाबा साहब थे, जितनी डिग्रियां बाबा साहब के पास थी। बाबा साहब का सबसे अधिक जोर स्कूली शिक्षा पर रहा है, क्योंकि उनका मानना है कि शिक्षा इंसान को ज्ञानवान बनाती है, विवेकी बनाती है। स्कूली शिक्षा का मतलब ये नहीं है कि 12th करने के बाद आप किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करें और नौकरी प्राप्त करें। शिक्षा का मतलब है, शिक्षा एक इंसान को अच्छे और बुरे काम में फर्क करना सिखाती है। इंसान को अपने अधिकारों के बारे में ज्ञान कराती है। यदि कहीं पर अत्याचार हो रहा है, कोई भेदभाव हो रहा है, तो एक पढ़ा लिखा इंसान उस अत्याचार का विरोध कर सकता है। तो शिक्षा का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि सिर्फ पढ़ने के बाद आपको गवर्नमेंट जॉब लेनी है। नहीं, शिक्षा मनुष्य के व्यक्तित्व का विकास करती है, मनुष्य को सही और गलत में फर्क महसूस कराती है, एक व्यक्ति को अपने अधिकारों के बारे में ज्ञान कराती है। तो इसलिए बाबा साहब का सबसे अधिक जोर शिक्षा पर था, क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसा हथियार है जो आपको आपके जीवन में सभी कठिनाइयों का मुकाबला करने के योग्य बनाता है, सक्षम बनाता है। इसलिए इनका एक बहुत फेमस स्टेटमेंट है कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो इसको पिएगा वो दहाड़ने लगेगा। तो ये स्टेटमेंट बाबा साहब ने इसी कॉन्सेप्ट या उसी वे में दिया है
कि शिक्षा के द्वारा आप इस दुनिया में किसी भी समस्या का समाधान करने के समकक्ष या उसका सामना करने के लिए आप अपने आप को तैयार कर सकते हो, प्रिपेयर कर सकते हो। क्योंकि जितना भेदभाव, जितना अत्याचार बाबा साहब ने झेला है, मुझे नहीं लगता है कि इतना अत्याचार झेलने के बाद भी मनुष्य इतना महान और अपने जीवन में इतनी ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकता है जितनी बाबा साहब ने प्राप्त की है। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया है कि बाबा साहब इतने प्रतिभा के धनी थे कि उनके बारे में जितने शब्दों का यूज किया जाए या जितना आपको बताया जाए इतना ही कम है। बाबा साहब नाम से लोकप्रिय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारतीय बहुवज्ञ, यानी कि सभी बातों के जानकार, विधिवेता क्योंकि इन्होंने कानून की पढ़ाई की है, अर्थशास्त्री क्योंकि इनके पास इकोनॉमिक्स की डिग्री है, राजनीतिज्ञ, लेखक व समाज सुधारक थे। इनकी दो सबसे अधिक बिकने वाली किताबें रुपए की समस्या और जाति का विनाश है। इन्होंने दलित बौद्ध आंदोलन को प्रेरित किया। अछूतों से होने वाले सामाजिक भेदभाव के विरुद्ध इन्होंने अभियान चलाया और दलितों के लिए ही नहीं, इन्होंने श्रमिकों, किसानों और महिलाओं इन सब के अधिकारों का समर्थन किया है। यदि हम बाबा साहब की विचारधारा की बात करें तो बाबा साहब के जो विचार हैं उस प्रॉपर किसी एक जाति के लिए ही नहीं है। बाबा साहब ने जो भी काम किया है वो पूरे समाज को ध्यान में रखते हुए किया है। समाज में हमारी उस समय की यदि बात की जाए जिस समय बाबा साहब थे या आज प्रेजेंट में बात करें, आज भी समाज में इतनी बुराइयां हैं। सिर्फ छुआछूत या भेदभाव की ही समस्या नहीं है। आज भी महिलाओं के संबंधित यदि आप अधिकारों की बात करें या महिलाओं पर जो अत्याचार हो रहा है वो उस समय की भी देन है और आज भी आपको रूबरू उसी तरह से अत्याचार महिलाओं के ऊपर भी होता दिख जाएगा। किसानों की समस्या आज भी पता है आपको कि किसान भारत में किस हालात में है। प्लस मजदूर वर्ग सिर्फ पहले भी मजदूर था और आज भी मजदूर है। तो इन सभी समाज का जो भी दबा कुचला वर्ग है या जो भी ऐसा कोई अ, समस्या से रिलेटेड कोई वर्ग या कोई व्यक्ति है, उनसे रिलेटेड बाबा साहब ने उन सभी के लिए कोई ना कोई आवाज जरूर उठाई है। संविधान सभा के द्वारा बाबा साहब को ड्राफ्ट कमेटी, प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया। वैसे टोटल प्रारूप समिति में बाबा साहब से बाबा साहब को यदि शामिल किया जाए तो टोटल 7 मेंबर थे प्रारूप समिति में, जिन्हें पूरे संविधान का ड्राफ्ट या प्रारूप तैयार करना था। क्योंकि इन्हें ड्राफ्ट कमेटी या प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनागा, इसलिए इन्हें भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। तो संविधान से ही रिलेटेड बाबा साहब के एक दो स्टेटमेंट है। एक स्टेटमेंट है बाबा साहब का कि आजादी मिलने के बाद या आजादी मिलने के साथ अब हमारे वे सारे बहाने खत्म हो गए हैं जिनके तहत हम हर गलती के लिए अंग्रेजों को जिम्मेदार ठहरा देते थे। अगर इसके बाद कुछ भी गलत होता है तो हम अपने अलावा किसी और को दोषी नहीं ठहरा सकते हैं। ये बाबा साहब का स्टेटमेंट है जब संविधान सभा का निर्माण चल रहा था। और उसी समय बाबा साहब का एक और प्रसिद्ध वाक्य है, कथन है कि कोई संविधान तभी अच्छा होगा जब इसको चलाने वाले अच्छे हों। इसका मतलब ये था कि यदि संविधान अच्छा है और उसको चलाने वाले अच्छे नहीं हैं, तो वो संविधान कभी भी अपने आदर्शों और उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर सकता है। हाँ, यदि संविधान में कुछ कमियां भी हैं और उस संविधान को चलाने वाले विवेकी हैं, समझदार हैं, तो उस संविधान की कमियों को होते हुए भी वो संविधान बहुत अच्छे से हम चालू कर सकते हैं या उस संविधान को हम अच्छे से लागू कर सकते हैं। यानी वो संविधान अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर सकता है। ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के अपने विचार थे। ये स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि व न्याय मंत्री बने। ये स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री बने।
और वायसराय की कार्यकारी परिषद में ये लेबर मिनिस्टर थे, श्रम मंत्री थे। बाबा साहब को आधुनिक मनु कहा जाता है। मनु इसलिए कहा जाता है कि प्राचीन काल में भारत के संविधान के जो लेखक हैं वो मनु थे। मनु के द्वारा उस समय संविधान लिखा गया, या उन सब बातों को मेंशन किया गया जिससे एक देश और समाज को चलाया जाता है। इसलिए इन्हें आधुनिक मनु कहा जाता है। देश के प्रथम कानून मंत्री के रूप में इनका सबसे बड़ा योगदान हिंदू कोड बिल की शुरुआत थी। हालांकि ये बिल पास नहीं हो पाया। प्रधानमंत्री उस समय जवाहरलाल नेहरू थे, और उसके बाद बाबा साहब अम्बेडकर ने जब ये बिल पास नहीं हो पाया तो नेहरू जी की कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया, यानी कि कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दे। तो बाबा साहब से ही संबंधित एक स्टेचू ऑफ इक्वलिटी, भारत से बाहर बाबा साहब की सबसे ऊंची प्रतिमा 19 फुट ऊंची है, जो अमेरिका के मैरीलैंड शहर में लगाई गई है। इसे स्टेचू ऑफ इक्वलिटी नाम दिया गया है, जिसे समानता की मूर्ति नाम दिया गया है। स्टेचू ऑफ सोशल जस्टिस, आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में बाबा साहब की इस दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति लगाई गई है। बाबा साहब की इसे सामाजिक न्याय की मूर्ति स्टेचू ऑफ सोशल जस्टिस नाम दिया गया है। यह 125 फीट ऊंची है, जिसमें 81 फीट के चबूतरे पर, या जिसमें 81 फीट का चबूतरा बनाया गया है। इस आधार पर इसकी कुल ऊंचाई 206 फीट है, और यह भारत में बाबा साहब की सबसे ऊंची प्रतिमा है। अच्छा, भारत की यदि बात की जाए तो भारत में मूर्ति लगाने का भी जोर शोर से विरोध किया जाता है। लेकिन यदि आप इस कॉन्सेप्ट को समझना चाहते हैं कि किसी भी महान हस्ती की जब मूर्ति लगाई जाती है या मूर्ति कहीं पर स्थापित की जाती है, तो वो मूर्ति उस व्यक्ति के व्यक्तित्व, यानी उस व्यक्ति के जो विचारधारा है उसको दर्शाती है। उस व्यक्ति के व्यक्तित्व को दर्शाती है, और उस व्यक्ति के जो महान उस व्यक्ति के द्वारा जो महान कार्य किए गए हैं उनको दर्शाती है। तो दर्शाती है कि समाज में किस तरह का उस समय अत्याचार था, समाज में किस तरह का भेदभाव था, जिसको दूर करने के लिए या उन सभी का डटकर मुकाबला इस व्यक्ति के द्वारा किया गया है। तो समाज को एक नई दिशा प्रदान करती है कोई भी एक महान शख्सियत की कोई स्टैचू या मूर्ति। तो आज का ये टॉपिक हमारा, इसी तरह के टॉपिक को आगे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।